हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज का हेडिंग है सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान में पहला जो सब्जेक्ट है वो रसायन विज्ञान का है। रसायन विज्ञान से जितने भी क्वेश्चंस है उसको पहले हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भूलकर भी इलेक्ट्रॉन को ट्रिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये चारों ओर, इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसी को मैंने अभी तुरंत बताया है, ठीक है, और यही लिखा है 2 नंबर में। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु का भाग नहीं है। तो अणु का भाग कौन नहीं है? तो आप लोगों को पता है, यहीं पर पढ़े आप लोग। तो फोटोन, ये जो फोटोन है, परमाणु के मूलभूत 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। याद रखना है, फोटोन नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है कह रहा है कि खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्वों में, प्राकृतिक जो तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है परमाणविक नाभिक खोजा था। किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। यानी नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, याद रखिएगा आप लोग। अगला है एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक, याद रखिएगा। अगला है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ड्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर जो भी आएगा आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, फोटोन था तो फोटोन हो गया, यहाँ ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, कह रहा है कि अगला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। तो कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, याद रखना है। अगला है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान लगभग क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अगला हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए कह रहा है कि अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में ऋणात्मक आवेश कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो बीटा कण होता है, बीटा कण, ठीक है, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश, माइनस चार्ज होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। सुमेलन है, तो सही मिलान क्या है? तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। और शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो का। ठीक है, आंशिक आवेश किसे कहते हैं? तो क्वार्क को। ठीक है, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक प्रचक्रण किसे कहते हैं? फोनॉन को। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा। ठीक है, अगला है रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम का संख्या का संबंध है। किससे है? तो अभिविन्यास से। ठीक है, अभिविन्यास से संबंधित है। अगला है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। कितना होता है? 4 होगा। द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, कह रहा है
परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। समस्थानिक। इसमें देख लीजिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? तो स्थान, यानी समस्थानिक कहते हैं इसको, आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक देख लीजिए, कह रहा है यहीं पे यही बात बोल रहा है। समस्थानिक वह होता है जिनके परमाणु में परमाणु भार भिन्न, परमाणु भार यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, अलग अलग, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप। ठीक है, अगला है सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन कौन हो जाएगा? तो C6 14, N7 15 और O8 16। ठीक है, यह क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इन सभी में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। अगर बात करें कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन की संख्या में से, ये द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ? इसमें किस चीज़ का संख्या हम लोग निकाले हैं? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो उसे क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो कह रहा है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी कैसे मापी जाती है? तो गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर से। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बेकुरेल, हेनरी बेकुरेल। यहाँ से दूसरा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? एक तो इससे फिक्स रहेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रासायनिक परिवर्तन दे या भौतिक परिवर्तन दे, ये पूछता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना। अगर और भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है वो दे तो आप लोगों को क्या देगा? देखिए एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे देता है, पानी का बर्फ बनना। ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण न हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी जिस परिवर्तन को पुनः उस रूप में लाया जा सकता है। ये देखिए पानी और चीनी का जो घुलना है, घुल गया, उसको फिर अलग कर सकते हैं। इसको पानी अलग कर सकते हैं और चीनी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया चीज़ का निर्माण होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें अगर एक बार जो परिवर्तन हो गया उसको पुनः उस प्रारंभिक रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं, इसे ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में फिर पुनः प्रारंभिक रूप में उसे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और भौतिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक रूप में ला सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन का क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। इसको समझ लीजिए कैसे है, क्योंकि जल, देखिए जल है वो वाष्प बनकर बादल बनता है, फिर बादल से क्या होता है? पानी आ जाता है, यानी पानी पुनः आ गया, पानी पुनः अपने रूप में आ गया। तो इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिए। तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ठीक है, अगर सब्जी को हम लोग पका देंगे तो फिर पुनः हरा सब्जी तो उसको प्रारंभिक रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का कौन उदाहरण है? तो दुग्ध अस्कंदन। दुग्ध अस्कंदन यानी दूध का दही में बदलना, दूध का दही जमना। ठीक है, इसको ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर दूध दही में बदल गया तो पुनः उसे दूध के रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कथन ए कह रहा है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया
तीव्रतर हो जाती है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि जो उच्च तापमान होता है उस पर रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है। ठीक है। और कारण देखिए, कारण क्या दे रहा है, कारण दे रहा है कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ठीक है, आणविक गति क्या हो जाती है, द्रुत, तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों का कहने का मतलब ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये सही दिया था आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, आगे है पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है। ठीक है, और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए, कह रहा है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसे ही पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया करते हैं। इसका खोज किया था लुईस पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, याद रखिएगा, पाश्चुरीकरण संबंधित है तो दुग्ध के निर्जमीकरण से। ठीक है, निर्जमीकरण से। ये अमूल दूध आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिनों तक वो खराब नहीं होता है, उसका कारण क्या है, ये पाश्चुराइजेशन ही है, पाश्चुरीकरण ही है। ठीक है, जिसके कारण ये दूध बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। आगे कह रहा है सही कथन है, सही कथन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी द्रव में अशुद्धि को मिला देने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। ऊंचाई पे इसके कहने का मतलब है कि ऊंचे जगहों पर यानी पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही क्यों उबलने लगता है। आप लोगों को पता होगा कि पानी उबलने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन पहाड़ों पर, ऊंचे जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही पानी उबलने लगता है। इसका कारण क्या है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसी कारण से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो जो एरोप्लेन में कोई भी यात्री जाता है, अगर वो स्याही वाला कलम ले जाता है तो स्याही बाहर फेंक देता है। ठीक है, या कभी कभी देखिएगा ये भी क्वेश्चन दिया रहता है कि पर्वतारोहियों को पर्वत चढ़ने पे नाक से खून क्यों आने लगता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण नाक से खून आने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कारण दिया है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्या होता है यहाँ पे, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है। क्या होता है, तो कोहरा किसका उदाहरण है, ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो गैस में द्रव का। ठीक है, क्या होता है, कोहरा किसका उदाहरण है, तो गैस में द्रव का। ठीक है, कह रहा है अगला पॉइंट कि 1 नंबर, प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। क्या कह रहा है, परासरण प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। ठीक है, लोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। ठीक है, उपरोक्त कथन में सही है, कौन सही है, तो कह रहा है कि ना ही एक सही है और ना ही 2 गलत सही है। इसको देख लीजिए, परासरण प्रक्रम में विलायक सांद्रण घोल से तनु घोल की ओर जाता है, सही है, नहीं है। ठीक है, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ये सही है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों गलत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में कौन सा तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी याद रखिएगा। अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला है सुमेलित है,
देखिए 2 जो होता है CaO का C उपचयनांक है 2, किसका है? तो कैल्शियम का उपचयनांक कितना है? 2 है, ठीक है। NaAlH4 में Al का उपचयनांक कितना है? 3 है, ठीक है। NO2 में Mn का उपचयनांक कितना है? तो 4 है, ठीक है। H2SO4 में S का उपचयनांक कितना है? 6 है, ठीक है, याद रखो। खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग, ठीक है। तो चलिए इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। तो 2882 2882 करेक्ट हो जाएगा, 2882, ठीक है। चलिए आगे देख देते हैं। कह रहा है कि सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम का संकेत के होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम पी से मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा। के होता है पोटेशियम का, के, ठीक है। अगला है लिथियम, पारा लिथियम। ये देखिए इसमें से 6 गो जो दिया है, इसमें से जितने भी दिए हैं इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को देखिए, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को पहले बढ़िया से क्वेश्चन को समझना है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ओस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ओस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु और भारी धातु क्या है? तो इसका कहने का मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम। ये दी चाहे ना दे उससे मतलब नहीं है। अगर पूछे कि सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। सर्वाधिक कठोर तत्व है, सर्वाधिक कठोर तत्व है तो कौन सा हो जाएगा? हीरा। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोना, लोहा, प्लेटिनम, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु है। तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु क्या होता है? प्लेटिनम। ऐसे भी याद रखना है कि पूरे जो धातु है उसमें सबसे कठोर कौन होता है? प्लेटिनम, ठीक है। अगला है ये लिखा है कार्बोरंडम, कोरंडम कहीं कहीं पे लिखा होता है। टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो नाइक्रोम है। इसमें से सबसे जितने दिया है 4 गो, ठीक है, चारों में से सबसे कठोर और बहुत तन्य कौन होता है? नाइक्रोम होता है, याद रखिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो यूरेनियम है, ठीक है। ये तत्व पूछा है, याद रखिएगा। तत्व और धातु में कंफ्यूज नहीं होगा। अगर पूछे सबसे भारी धातु कौन है तो ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम, ठीक है। और सबसे हल्का धातु लिथियम, ठीक है। अगर पूछे सबसे हल्का तत्व तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? यूरेनियम, यूरेनियम। अगला है मोती की रासायनिक संरचना है। मोती की रासायनिक संरचना कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और पूछ रहा है मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एरागोनाइट तथा कंचियोलिन, कंचियोलिन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। किस में जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अब देख लिए कथन और कारक दिया है। इस कथन और कारक ज़्यादा देता है ग्रुप डी में, ठीक है। 3 से आप लोगों को मैथ से लेके और जीके जीएस से लेके 100 क्वेश्चन में से कथन कारक मिला के आप लोगों को कम से कम 10 कथन कारक आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो पहला कथन कह रहा है कि सोडियम, कथन ए, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन तेल में होता है। बात सही है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में, ठीक है। कारण इसका देख लीजिए, कारण क्या रहा है, क्यों रखा जाता है? तो कह रहा है कि सोडियम धातु वायु प्रभव्य होने पर गल जाती है। तो क्या ये सही है? गल जाती है? नहीं, गलती नहीं है, जलने लगती है, उसमें आग पकड़ लेता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लगाना है, कथन और कारक ऐसा ही बनाना है। आजकल कह रहा है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। कारण क्या है? तो सोडियम कह रहा है कि किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का, ठीक है। कारण नीचे वाला में पूछा है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप लोगों को ये बात याद रखना है कि जो सड़क की पीली रोशनी होती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, सोडियम। आगे हम लोग देखते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि, देख लीजिए, क्योंकि
इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता, यानी बंटता नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? पारावाष्प तथा आर्गन का। अगला हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में कौन पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है, सोना। ठीक है, क्या पाया जाता है? सोना। आगे देख लीजिए, सोना को घुलाया जा सकता है, तो सोना को किस में घुलाया जाता है? एक्वा रेजिया जिसे कहते हैं, अम्ल राज। ठीक है, अम्ल राज में सोना को सिर्फ घुलता है, अम्ल राज में ही। ठीक है, अगला है शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ठीक है, अगला है अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, तो क्या है वो? मैग्नीशियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट, याद रखिएगा। अगला है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इधर नेक्स्ट जो पॉइंट है, देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक रूप पूछ रहा है, रासायनिक रूप, तो रासायनिक नाम इसी को बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यहाँ सूत्र पूछ रहा है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O या 1/2 H2O। ठीक है, अगला है डॉक्टर कलाकार मूर्ति कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? डॉक्टर जो करते हैं हड्डी की प्लास्टर करने में करते हैं, हड्डी जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको प्लास्टर करने में। ठीक है, कलाकार किस में करता है? कलाकार जो होता है मूर्तिकार कलाकार, वो मूर्ति को बनाने में प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मोनाजाइट अयस्क है, मोनाजाइट अयस्क किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोरियम का। अयस्क से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग, मतलब जितने भी टॉपिक है, कौन किसका अयस्क है, सोना का अयस्क क्या है, चांदी का अयस्क क्या है, लोहा का अयस्क क्या है, ये सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अलग से अगर बोलिएगा तो उस पर एक वीडियो पूरे टॉपिक वाइज जितने भी अयस्क हैं उसको कवर करवा दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है माइका है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ठीक है, लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में वह उद्योग जिसमें अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए ये कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मुख्य पूछने का कारण है कि अवरक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वैद्युत क्षेत्र में, जो इलेक्ट्रिक होता है उसमें किया जाता है। जो आप लोग देखे होंगे पोल, विद्युत पोल जो गड़ा होता है उसमें तार लगा होता है, तो तार को डायरेक्ट कनेक्ट पोल से नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें पहले अवरक का प्रयोग करके उसको पोल से कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो खंभे में ना हो, बिजली की खंभे में ना हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा है, इसी कारण से इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा सर्वाधिक उत्तम चालक है, तो क्या है? पारा। ठीक है, ये भी पारा है। ठीक है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, सामान्य ताप पर, यानी कमरे के ताप पे जो पारा है वो किस में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारा, द्रव्य के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला शीशा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। अगला है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है तो उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, देखिए ये द्रव्य अवस्था में पूछ रहा है, ये धातु है। अगर अधातु का बात करें तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड जो शीशा होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी जब भाप गुजरती है। भाप कहाँ से गुजरती है? तो तांबे के ऊपर से। ठीक है, जिसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर के ऊपर से अगर भाप गुजरेगी तो उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। अगला है लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा किससे प्राप्त करता है? हेमाटाइट से। ठीक है, हेमाटाइट बता दें कि ये लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 3-4 उसको याद कर लीजिएगा। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। ठीक है, ये सब कह रहा है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है, तो क्या है? चांदी है, ये चांदी। ऐसे पूछता है
ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो चांदी ही होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीला तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक तो शीशा। सबसे कम जो ऊष्मा का संचालन होता है वो शीशा से ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है तो किसका है? तो चांदी की। चांदी की सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कथन है, सही कथन है, ये सही कथन है दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट यानी जो दंत पेस्ट बनाया जाता है उसका एक अवयव होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। भंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम। प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण खाद वसा, वल्कनीकरण रबड़, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट, ठीक है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? कहने का इसका मतलब डायरेक्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। और देख लीजिए इतना घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो आपको समझना है क्वेश्चन तब जाके आंसर करना है। अगला है सुमेलित है, सुमेलित पूछ रहा है तो हीरा कार्बन का रूप है, अपरूप है, ठीक है। संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, ठीक है। माणिक्य एल्यूमिनियम, माणिक्य एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम में से जल से हल्का होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला है इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार सही है तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? सोना का, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है तो ये तांबा मिश्र धातु नहीं है, ये धातु है। चलिए तो अगला देख लेते हैं। कथन ए दिया है यहाँ पे, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो जस्तेदार यानी जिसपे जस्ता का परत चढ़ा होता है उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, यानी उसमें बहुत देर से कई हजार साल के बाद उसमें जाकर थोड़ा बहुत जंग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगता है, ठीक है। कारण है यसद में उपचयन क्षमता होती है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होती है, क्या विद्यमान होता है? तो यसद की परत, जस्ता की परत। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो किसका लेप होता है? जस्ते का, ठीक है, जिंक। आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। क्योंकि इस पे ग्रुप डी की और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।